आइए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th के डॉक्टर मनोहरे गणित की किताब से सभी प्रश्नावलियों के संपूर्ण हल की शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं डॉक्टर मनोहरे की किताब से कक्षा 9th के प्रश्नावली 1A के सभी प्रश्नों का आसान सा सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समस्त सम पूर्णांकों को लिखना है। तो 20 और 40 के बीच समस्त सभी सम जो पूर्णांक होंगे वो होंगे आपके, ध्यान देंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। 20 और 40 के बीच कहा है तो बीच मतलब इन दोनों पूर्णांकों को छोड़ना होता है, और सम पूर्णांक कहा है। तो 20 और 40 के बीच जो सम पूर्णांक आएंगे वो आपका 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 आएगा। सम पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं उनको हम सम पूर्णांक कहते हैं। 2 से कटने के लिए जो नियम होता है, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, यह सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो हमको देखना 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, अर्थात ये सभी संख्याएं सम पूर्णांक होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, जो 20 और 40 के बीच में होती हैं। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। जो दूसरा प्रश्न है वह आपका है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांकों को लिखना है। अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। तो 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांकों को जो हम लिखेंगे, तो लिखने के लिए अभाज्य पूर्णांक जो होते हैं, जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं, अर्थात उनके गुणनखंड में जो 1 होता है और वो संख्याएं स्वयं की गुणनखंड होती हैं, उनको अभाज्य कहते हैं। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 1 और वह स्वयं संख्या होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 10 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो आपका 2, 3, 5 और 7, मात्र इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य होंगी। 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1, 3, 5 का गुणनखंड 1, 5 और 7 का गुणनखंड मित्रों 1 और 7 ही होगा। आगे 8, 9, 10 ये सब संख्याएं जो हैं अभाज्य में नहीं आती हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है, तीसरा प्रश्न है वह 2a धन 1 का क्रमानुयायी निकालना है। क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो 2a धन 1 का क्रमानुयायी का मतलब ये होता है कि क्रमानुयायी मतलब हुआ कि अगले क्रम में आने वाली संख्या, अर्थात 2a धन 1 हमारी दी हुई संख्या है, और इसका जब हम क्रमानुयायी पूर्णांक निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, दी गई राशि में दी गई संख्या में 1 जोड़ते हैं, यानी कि ये बन जाता है 2a। यह चर राशि के साथ में या अचर राशि के साथ में, अचर के साथ में जुड़ जाता है, 2a धन 2, ये आपका उत्तर हो जाता है। प्रश्न 4 देखें क्या है। प्रश्न 4 आप देखें, दिया है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसे उस संख्या में हम योग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, अर्थात धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या का धनात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक का धनात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या और धनात्मक का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह ऋण 2/3 हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है
ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिस संख्या का हम उसमें गुणा करते हैं तो जो मान होता है वह 1 हो जाता है, यानी गुणात्मक तत्समक वह 1 हो जाता है। तो यानी ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम उसकी प्रतिलोम संख्या होती है, अर्थात ऋण का 1/5 हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, P धन Q तथा P माइनस Q के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो इसका जो उत्तर होगा वो देखें। इसका योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसकी ऋणात्मक संख्या होती है। तो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसका और दोनों का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका जो आंसर बनेगा मित्रों ऋणात्मक संख्या बना देंगे माइनस P प्लस Q, और इसका जो योगात्मक प्रतिलोम बनेगा वो माइनस P माइनस Q हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 से 6 प्रश्नों का उत्तर हल कर लिए। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x में पूछा है कि x का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि हम यहाँ से गुणात्मक साहचर्य नियम देख लें। तो 5 3 2 यहाँ पे अंतिम 2 पदों को प्रथम गुणा किया गया है। तो साहचर्य नियम के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो डायरेक्ट हमारा x का मान 2 मिल जाता है। अगर इसको हल हम करते हैं तो हल करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा किया तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ से हम 5 3 को पक्षांतर कर देते हैं तो यह गुणे में है और यह भाग में हो जाता है। इस पक्ष में x बच जाता है, 5 से 5 कट गया और 3 से 6 कट जाता है 2, इसलिए जो x का मान मिलता है वह 2 प्राप्त होता है। फिर अगली संख्या है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। प्रश्न संख्या 8 है कि वह कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम संख्या, स्वयं की योज्य प्रतिलोम संख्या। तो हम यह देखते हैं कि संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम से आशय ये होता है कि वह संख्या अपने आप की ही ऋणात्मक होती है। तो एक्चुअल में जो इसका उत्तर होगा वह क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, अर्थात उसका धनात्मक ऋणात्मक सब बराबर होता है। तो वह संख्या क्या होती है, 0 होती है। अगला प्रश्न कहा है कि प्रश्न 9 में कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, कहा कि a एक समधन पूर्णांक है, तो बताना है कि आपका a माइनस 1 और a प्लस 1 सम होगा कि विषम। तो ऐसे सवालों को हम मान लेते हैं कि कोई सम होगा कि विषम, यही आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि a की जगह पर कोई समधन पूर्णांक 2 4 6 8 10 कुछ भी, वैसे मान लीजिए मैंने 4 मान लिया कि कोई सम संख्या है। हमने a की जगह 4 मान लिया जो कोई सम संख्या है। तो यहाँ से जब हम इसका मान निकालेंगे तो 4 माइनस 1 4 प्लस 1 ये हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3
और 4 और 1 5 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 15। एक्चुअल में 15 क्या है, तो विषम है। इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक विषम संख्या होती है। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 5 और 10 का योग ज्ञात करिए। प्रश्न संख्या 10 है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग करना है। तो संख्या रेखा पर 5 7 का योग करने के लिए, ऐसे प्रश्नों का हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। संख्या रेखा खींचने के बाद दोस्तों दोनों तरफ हम बढ़ा देते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बढ़ा लेते हैं 13 14 अंकित करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 13 14। हमको करना क्या है, 5। यहाँ देखिए 5 और 7 का योग करना। तो 0 से हम 5 इकाई जाते हैं, ऐसे 5 इकाई ये हो गया हमारा। और यहाँ से 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ गए, यानी कि 5 और 7 का जो योग हुआ ये कितना आया, 12। प्रश्न देखें, कहा है कि यदि ए कोई समधन पूर्णांक हो तो दिखाइए कि ए धन 1 ए धन 2 ए धन 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ए कोई समधन पूर्णांक है। तो जब ए कोई एक धन पूर्णांक है, सॉरी समधन पूर्णांक नहीं है, ए कोई धन पूर्णांक कहा है, यहाँ पर सम नहीं है, तो ए कोई धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए धन 1 ए धन 2 ए धन 3, क्योंकि ए क्या है आपका एक धन पूर्णांक है, ठीक। तब इसके जस्ट आगे है ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, यानी कि देखेंगे ये सब एक दूसरे के अगले क्रम में आने वाली संख्याएं हैं, और ये सारी संख्याएं एक दूसरे के अगले क्रम में आती हैं। तो यह सब संख्याएं, यह क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, एक दूसरे के तुरंत बाद आने वाली संख्याएं हैं। दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। तो अगर यह सब क्रमागत संख्याएं हैं तो मान लेते हैं कि जब ये सब क्रमागत संख्याएं हैं तो पहली संख्या जो ए है वह क्या है, ये ए धन 1 ए धन 2 ए धन 3, ये क्रमागत संख्याएं हैं। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, चारों क्रमागत संख्याएं। तो पहली संख्या ए से आपकी विभाजित होगी, पहली संख्या जो है ए से विभाजित होगी। तो दूसरी संख्या जो बन रही है वह 2 से विभाजित होगी। तीसरी संख्या जो बन रही है वह 3 से विभाजित होगी। और चौथी संख्या जो बन रही है वह 4 से विभाजित होगी। अर्थात ये जो चारों संख्याएं हैं, ए धन 1 ए धन 2 ए धन 3, क्रमशः 1 2 3 और 4 से ये विभाजित हो जाएंगी। 4 से लिख देते हैं, 4 से विभाजित होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये अलग अलग पहली संख्या 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से विभाजित हो रही है। तो इसलिए अगर इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में देखते हैं, गुणे के रूप में देखते हैं, तो ये सब संख्याएं 1 2 3 4, पहले के लिए 1 यहाँ से, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, इसके लिए चौथे के लिए 4,
बराबर कितना हो गया, ये संख्याएं किससे होगा, 24 से पूर्णतया विभाजित होंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब ऐसे सवालों को लगाएंगे कि यहाँ देखेंगे कि चारों संख्याएं क्रमागत हैं और क्रमागत होने के साथ साथ या जस्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रही है। तो पहली अगर 1 से कटती है तो दूसरी 2 से, तीसरी 3 से, चौथी 4 से, अर्थात 1 2 3 4 अलग अलग कटती हैं। अगर इनका हम गुणा फॉर्म में देखेंगे तो उनका गुणनफल से ही यह विभाजित होंगी, अर्थात ये संख्याएं 24 से पूरी तरह से विभाजित। प्रश्न संख्या 13, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस b जो भी कुछ दिया हुआ है, इसमें एक चीज हमने छोड़ दिया कि a एक समधन पूर्णांक है और यहाँ पर और देखिए b क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम है। तो दिखाइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a गुणे b जो भी कुछ है कि सम होगा कि विषम होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि a बराबर कोई समधन पूर्णांक, जैसे हम 4 ले लेते हैं तो यह मानने की बात होती है। अब किसी संख्या को ले सकते हैं, 4 कोई समधन पूर्णांक हमने ले लिया, b के जगह पे हम कोई विषम पूर्णांक ले लेते हैं, ये हम मान के लगाते हैं। आप 5 के जगह 7 भी ले सकते हैं, विषम धन संख्या ले लिया, 5 के जगह 7 9 कुछ भी ले सकते हैं, बस वो विषम होना चाहिए। किसी संख्या को देख लेंगे तो उस स्थिति में हम एक एक चेक करते हैं कि a स्क्वायर बराबर क्या हुआ। तो a की वैल्यू आपने 4 लिया है, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, अर्थात 16 क्या है, सम संख्या हुई। b स्क्वायर करते हैं, b कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर किया तो 25, अर्थात 25 क्या हुई, विषम संख्या हुई। a प्लस b करते हैं तो कितना हुआ, a का मान 4, b का मान 5, 9 हुआ, 9 क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। उसके बाद से दोनों का हम गुणनफल निकालते हैं, 4 गुणे 5 करते हैं, 20 होता है। 20 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। उसके बाद दिया हुआ a प्लस 1 मीन्स 4, इन ब्रैकेट 4 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, ये भी क्या है, सम संख्या हुई। अगला है b प्लस 1 दिया हुआ है, b का मान 5 है, 5 धन 1 अर्थात 5 गुणे 5 और 1 6, 6 पचे 30, ये भी क्या हुई, सम संख्या हुई। तो इस तरह आप यहाँ से देख लेंगे कि ये आपका सम हो रहा है, ये b स्क्वायर आपका विषम हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। इस तरह से प्रश्नों को आप परीक्षाओं में हल करेंगे। शेष अगला प्रश्न संख्या 14 है, तो इसमें गुणधर्मों को बताना है। तो अगले वीडियो में हम 14-15 सवालों को आपको बता देंगे। धन्यवाद आप लोगों को।